नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं हूं नवोदिता मिश्रा। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व को श्रद्धा और हर्षोल्लास के अलावा वैज्ञानिक सामाजिक प्रिज्म से भी देखा जा सकता है। प्रयोग के तौर पर इन दिनों घरों में बनने वाले विशेष व्यंजनों में अधिक से अधिक इनोवेशन कर आप मोटे अनाज यानी मिलेट्स की वैरायटीज का समावेश भी कर सकते हैं। इसका व्यापक उपयोग मानव और पृथ्वी दोनों के स्वास्थ्य के हित में ही है। थोड़ी और गहराई से देखें तो इसका आर्थिक पहलू भी है, वो भी हम सबके हित में। और विज्ञान जगत के हित में अनुपम कार्य करती आ रही है देश की एक ऐसी संस्था जिसके बिना देश की वैज्ञानिक औद्योगिक प्रगति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसी भी क्षेत्र में 26 सितंबर को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने अपना 81वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर एक विशेष समारोह में महानिदेशक डॉक्टर N कलाईसेल्वी ने संस्था से जुड़े वैज्ञानिकों के योगदान को रेखांकित करते हुए भविष्य के मार्ग का उल्लेख किया। राष्ट्र निर्माण में CSIR की समग्र भूमिका अतुलनीय ही कही जा सकती है। 9 सितंबर को हमने पुण्य स्मरण किया श्वेत क्रांति के जनक, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, पद्म विभूषण डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। डेयरी उत्पादन और निर्यात में आज देश अग्रणी पंक्ति में है। स्वाभाविक ही है कि इसी महीने ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट आयोजित किया गया। इस वर्ष की थीम है डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। देश विदेश से आए सैकड़ों वैज्ञानिकों, कृषकों और व्यवसायियों ने विभिन्न सत्रों में इस सेक्टर की वृद्धि पर वैचारिक मंथन किया। डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। मुझे विश्वास है ये समिट आइडियाज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज और डेयरी सेक्टर से जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और एक दूसरे से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। आपका ये सोचना भी स्वाभाविक है कि हजारों प्रतिभागियों के समावेश वाले ऐसे आयोजनों में कार्बन उत्सर्जन कितना ज्यादा हुआ होगा। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर के उपलक्ष्य में आपको जानकर खुशी होगी कि आयोजन स्थल पर बैटरी चलित कारें और बसें, सौर ऊर्जा, वेस्ट कंपोस्ट प्लांट और प्लास्टिक रहित प्रदर्शनी सामग्री के विवेकपूर्ण इस्तेमाल से तरह तरह के प्रदूषण को नियंत्रित किया गया। यहाँ तक कि अतिथियों के लिए आयातित खाद्य सामग्री के बदले व्यंजनों में वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपनाया गया। आगामी शादियों के शुभ मौसम में इन बातों का ध्यान रखा जाए तो देश में एक तरह की लघु कार्बन क्रांति आ सकती है। आखिर कोई भी विवाह समारोह दो परिवारों के मिलन की पावन घड़ी होती है, निरर्थक कार्बन उत्सर्जन का माध्यम नहीं। अरे हाँ, इसी से याद आया, इस सप्ताह आकाश अंतरिक्ष में एक विशेष घड़ी है। लगभग 6 दशकों के बाद जुपिटर यानी गुरु ग्रह पृथ्वी से सबसे नजदीक आ रहा है। युवाओं को चाहिए कि वो किसी एमेच्योर एस्ट्रोनॉमी क्लब से जुड़कर टेलीस्कोप से इस दौरान आसमां को निहारें। हो सकता है कोई ऑनलाइन रास्ता भी हो। आने वाले अंकों में पत्रिका का अवश्य प्रयास रहेगा कि हानले लद्दाख या मनोरा दिवस्थल नैनीताल के बड़े टेलीस्कोप्स की कुछ बारीकियों से आपको परिचित कराया जाए। फिलहाल आकाश में नजरें गड़ाते हुए धरती पर सुनते रहिए आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती।
सीएसआईआर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पत्रिका ने रुख किया पूसा नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च का। एक विशेष आयोजन को कवर करने के लिए उत्सुकता का बिंदु था वहां आमंत्रित स्कूली बच्चे, जिन्होंने आंखों में सपने लिए उपस्थित वैज्ञानिकों से दो बातें की। हमने भी की उन्हीं नन्हे स्कॉलर्स से कुछ बातें। My name is Bhavna. I am from Shahid Captain Amit Verma School. My age is 15 years. I am in 10th class. सर आने से पहले कुछ सोचा नहीं था, माइंड में था कि पता नहीं कहाँ जाएंगे, बट आने के बाद बहुत अच्छा लगा। साइंस के प्रति, साइंस लेने के प्रति मोटिवेशन मिला। सर सब ने बहुत अच्छा बताया, करना है साइंस में, कुछ आगे बढ़ना है। मेरा नाम आस्था है और मैं विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 10th क्लास में हूँ। जैसे कि अगर मैं बुक से पढ़ते हैं तो सिर्फ टर्म्स और जो टीचर्स जो हमें पढ़ते हैं वो उन्हें देखना चाहिए। अगर हम किसी और को बताएंगे तो हमें हमेशा अपने नजरिए से देखना चाहिए। सिर्फ साइंस किताबों तक ही लिमिटेड नहीं है, और सारा जो वर्ल्ड है वो साइंस है, एंड वी शुड टेक अबाउट द साइंस एंड थिंक अबाउट द साइंस की हर चीज में क्या साइंटिफिक लॉजिक है। डॉक्टर जी महेश सर ने बताया, उन्होंने रियल लाइफ स्टोरी सुनाई अपनी, एंड स्वामी विवेकानंद जी की भी स्टोरी सुनाई। सो वी गेट वेरी इन्फ्लुएंस्ड एंड मोटिवेटेड बाय द स्टोरी। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ एंड मैं कॉस्मेटिक सर्जन बनना चाहती हूँ। निस्पर की निदेशक डॉक्टर रंजना अग्रवाल। ऐसा मानना है कि जब हम विज्ञान और तकनीक की बात करते हैं तो बच्चों को जरूरी है कि हम लैब्स में लेकर आएं ताकि वो देखें किस तरह से शोध किया जाता है। मुझे लगता है ये जो भावी वैज्ञानिक हैं उनको तैयार करने का, उनको एनकरेज करने का, मोटिवेट करने का एक बहुत सुंदर माध्यम है कि आज सीएसआईआर के 81वें स्थापना दिवस पर हमारे साथ 130 बच्चे विभिन्न स्कूलों से दिल्ली के आए हुए हैं। और मुझे ये बताते हुए और भी हर्ष हो रहा है कि बहुत सी बच्चियां आज इस हमारे ओपन डे में हमारे साथ हैं। तो आने वाले समय में लग रहा है कि बहुत सी युवा वैज्ञानिक, महिला वैज्ञानिक होने वाले हैं। आज ये बच्चे क्या क्या करेंगे? हम इन सब बच्चों को साइंस कम्युनिकेशन पॉपुलर किस तरह से होता है, एक हमारी पॉपुलर साइंस मैगजीन है विज्ञान प्रगति, वो एक मैगजीन हम सभी बच्चों को देंगे ताकि बच्चों को पता चले कि पॉपुलर साइंस किस तरह से किया जाता है और बच्चों को पता चलेगा किस तरह का विज्ञान पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। एक ये आम भाषा में लिखा जाता है, हिंदी भाषा की पुस्तिका हम इनको दे रहे हैं और ये बच्चों को एनकरेज करेगा कि ये भी अपनी सोच, वैज्ञानिक सोच जो है इस पुस्तिका में दोबारा से हमारे पास इस तरह के पत्र भेजें, लेख भेजें ताकि हम उनको इंक्लूड कर सकें। एक हमारे पास आयुर्वाटिका करके है जिसमें मेडिसिनल प्लांट का हमारे पास कलेक्शन है। तो इन बच्चों को आयुर्वाटिका दिखाएंगे, हर प्लांट के क्या क्या औषधीय गुण हैं उनके। इसके साथ ही हमारे पास एक हर्बेरियम है, ड्राई जिसको हम कहते हैं, और ये वेल्थ ऑफ इंडिया से क्रिएट किया गया भारत का सबसे लंबा प्रोजेक्ट और सबसे पुराना वैज्ञानिक प्रोजेक्ट मैं कह सकती हूँ। वनस्पति किस तरह का, प्राणी किस तरह का, मिनरल्स भारत में रहा है, और हमारी जितनी मैगजीन्स यहाँ से पब्लिकेशंस होती है, साइंस पब्लिकेशंस, उसको देखेंगे और प्रिंटिंग किस तरह से की जाती है उस पूरी मशीनरी का भी ये बच्चे दौरा करेंगे। इस आयोजन के तुरंत बाद पूसा परिसर के ही एपी शिंदे सिंपोजियम हॉल में एक और विशेष आयोजन था। सीएसआईआर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ही डॉक्टर अशोक जैन, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार विजय और प्रोफेसर दिनेश कुमार जैसे विद्वानों के प्रेरक वक्तव्यों के अलावा वहां एक विशेष पुस्तक का विमोचन किया गया, विज्ञान संचार को संवारती विधाएं। सबसे बड़ी खबर, ये वाक्यांश आपने मीडिया में समय समय पर सुना होगा। फिलहाल इन दिनों हमारे विज्ञान जगत के लिए सर्वाधिक कौतूहल का विषय है देश में नामीबिया अफ्रीका से पधारे चीते। इसी वक्त चलते हैं कूनोपालपुर और जानते हैं हमारे प्यारे अतिथियों का हाल। चंबल प्रभाग के मुख्य वन संरक्षक अधिकारी उत्तम कुमार शर्मा। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 17 तारीख को जब चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए, उसके बाद से लेकर अब तक
चीतों का व्यवहार बड़ा ही नॉर्मल रहा है। सारे चीते एक्टिव हैं, सभी चीते विजिलेंट हैं और अपनी दिनचर्या कर रहे हैं। उनके द्वारा भोजन भी लिया गया है, पानी भी समय समय पर पिया जा रहा है। तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि किसी भी प्रकार की उनकी दिनचर्या में या व्यवहार में कोई ऐसा मेजर परिवर्तन देखने में नहीं आया है जो हमारे लिए कोई चिंता का विषय हो। तो इससे हमें आभास होता है कि चीते अब यहाँ के माहौल में धीरे धीरे ढल रहे हैं और अभी उनको 1 माह क्वारंटाइन बोमा में रखा गया है। 8 चीतों को 6 क्वारंटाइन बोमा बनाए गए हैं, उसमें रखा गया है और 1 महीने उनका बड़ा ही क्लोज ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, जिसमें उनके हेल्थ के बारे में दूर से जो भी हम पैरामीटर ऑब्जर्व कर सकते हैं उसका डेली बेसिस पर सुबह शाम हमारे द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ साथ और भी जो भी व्यवहार से जुड़े हुए चीते के पहलू हैं उनकी भी हम लोग जो हैं वो हर घंटे मॉनिटरिंग करेंगे। इसके लिए हमारे द्वारा मचान स्थापित किए गए हैं जहाँ पे 24 घंटे हमारे 2 लोग बैठकर चीतों की गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे और उसको बाकायदा एक प्रोटोकॉल जो हमने डेवलप किया है उसमें नोट करते रहेंगे मॉनिटरिंग के हिसाब से। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि सब कुछ सामान्य रहेगा, चीते इस क्षेत्र को भी अपनाएंगे और 1 महीने के बाद जब क्वारंटाइन पीरियड उनका पूरा हो जाएगा उसके बाद में जब उनको बड़े बाड़े में छोड़ने की ज़रूरत होगी तो मेरे ख्याल से हम लोग सफलतापूर्वक उनको बड़े एनक्लोजर में भी शिफ्ट कर पाएंगे, तो जिसके बाद वो फिर शिकार करना वहाँ पे शुरू कर पाएंगे। अभी जो छोटा क्वारंटाइन एनक्लोजर है इसमें हम उनको खाने के लिए मीट दे रहे हैं। अभी शिकार की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जब वो 1 महीने का अपना टाइम पूरा करके बड़े एनक्लोजर में जो कि 500 हेक्टेयर का एक बड़ा एनक्लोजर है उसमें जब ये जाएंगे तो वहाँ पर और भी जो शाकाहारी पशु हैं, चीतल है या नीलगाय है या और छोटे हिरन हैं, वो उनका शिकार करने में वहाँ पे वो उनको मौका मिलेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ के हर्बीवोर का भी शिकार सफलता से कर पाएंगे। चीता 1 स्वरांश सौजन्य आकाशवाणी ग्वालियर और आकाशवाणी शिवपुरी। नदिया चले चले रे धारा। सांस्कृतिक, सामाजिक या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो मानव जाति का नदियों के साथ अनादिकाल से ही अनन्य संबंध रहा है। उनकी सीधी भूमिका हमारे अस्तित्व, हमारी सभ्यता, हमारे विकास के साथ जो जुड़ी हुई है। इस वर्ष वर्ल्ड रिवर्स डे की थीम है द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडायवर्सिटी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान सिफरी के लिए ये विशेष अवसर है, ठीक उसी तरह जैसे हमारे विशिष्ट वन अनुसंधान संस्थानों के लिए। इसी उपलक्ष्य में मिलाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर के निदेशक डॉक्टर जी राजेश्वर राव से सामाजिक वानिकी द्वारा नदियों का कायाकल्प। श्रोताओं, हमारे देश में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक न जाने कितनी नदियां हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये कि इन नदियों का जीवन काल मानसून के पश्चात 5 या 6 महीने तक ही रहता है और उसके बाद आसमान से देखने पर ये नदियां एक चमकीली लकीर के समान दिखती हैं, जिनमें पानी का ना तो नीलापन होता है और ना ही मटमैलापन। केंद्र सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देश की 13 नदियों को वर्ष भर पानी से भरा रखने के लिए या वर्ष भर इसमें पानी प्रवाहित होता रहे, इस संबंध में एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी। और देश की जिन 13 नदियों के बारे में ये योजना बनाई गई थी उसमें मध्य भारत की पवित्रतम समझी जाने वाली नर्मदा नदी भी शामिल है। ये योजना क्या थी और नर्मदा नदी के बारे में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस संबंध में हम जानकारी ले रहे हैं उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर के निदेशक डॉक्टर जी राजेश्वर राव से। डॉक्टर साहब, क्या योजना थी ये? नमस्कार दिनेश जी, सारे श्रोताओं को नमस्कार। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन के तहत ही हम काम करते हैं, जो उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान है जी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है जी। तो
13 नदियों का जिनके बारे में जिक्र कर रहे थे, 13 नदियों को रिजुविनेशन थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन, जो इन 13 नदियों में मैं आपको लिस्ट बता दूं, 20 चिनाब, झीलम, रवि, सतलेज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी एंड लूनी, इन 13 नदियों का हमारे जो ICFRA के सिस्टर इंस्टीट्यूट्स है, एक तो TFRA है जो उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान है, बाकी 8 इंस्टीट्यूट और भी है, FRI देहरादून, HFRI शिमला, RFRI जोरहट, IWST बेंगलोर, IFGTB कोयम्बतूर एंड IFB हैदराबाद। इन 9 इंस्टीट्यूट को दायित्व सौंपा गया इन 13 नदियों का DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर रिजुविनेशन ऑफ रिवर्स थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेंशंस। इसमें बहुत सारी नदियां स्नो फेड नहीं है, स्नो फेड मतलब जैसा बर्फ पिघल के आता है, उसमें सारे नदियां नहीं है। जो नदियां खासकर जो बारिश के आधार पर बहती है, उन नदियों में खास इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो जंगल था नदियों के किनारे, हम लोगों को पता है कि संस्कृति पहले से भी नदियों के किनारे ही होता रहा, जो भी मानव का संस्कृति शुरुआत हुआ, तो वो उसमें प्रेशर ज़्यादा था, पॉपुलेशन प्रेशर, इसलिए जो जंगल थे वहाँ, जंगल मोस्टली ज़्यादातर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाहर के जंगल है सारे तो कट गए। सो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंदर में जो जंगल है उनका भी जो सांद्रता मतलब डेंसिटी बढ़ाना है, ताकि ये जो वर्षा आधारित जो नदियां हैं उनमें ये जंगल जो है वो पहले पानी को थोड़ी देर रोक के स्पॉन्ज का इफेक्ट करते हैं। जैसा स्पॉन्ज में पहले पानी लेता है, फिर वो थोड़ी देर के बाद आप प्रेस करें तो निकलता है, वैसे ही ये जो वर्षा आधारित नदियों के लिए जंगल एक स्पॉन्ज का काम करता है, जैसा बारिश काल में पानी रोक के जब पानी चाहिए धीरे धीरे रिलीज करता है। तो इन जंगल को रिजुविनेशन करने के लिए हम लोगों ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, एंड इसमें से हमारे इंस्टीट्यूट को जो उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर है, हमको नर्मदा का दायित्व सौंपा गया था। इसको लगभग 2.5 साल से हम इसका DPR रिपोर्ट बनाए हैं, 2.5 साल श्रम करके। इसका मेन उद्देश्य अविरल धारा और निर्मल धारा, दिस इज द मेन ये उद्देश्य था कि नदी में हमेशा अविरल हो धारा और निर्मल हो, ये वाला ये कॉन्सेप्ट था। इसमें फॉरेस्ट नेशनल की तरह हमने सारे जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हो, एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स हो, लोकल यूनिवर्सिटीज हो, नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, बाकी सिविल सोसाइटी हो या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको इन्वॉल्व करके हमने स्टेक होल्डर्स मीटिंग करा है बार बार। ये नर्मदा अमरकंटक में शुरू होती है, आप लोगों को पता है कि भरूच में एंड होती है, तो 4 स्टेटों में बहती है। इन 4 स्टेटों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, 4 स्टेटों में हमने स्टेक होल्डर्स मीटिंग करा है और सबके राय ले लिया, और इससे पहले क्या क्या काम हुआ वो भी देखा। उस बेस पे हम लोगों ने 51 फॉरेस्ट इंटरवेंशन मॉडल्स तैयार किया। इनमें हम लोगों ने जो देशी मतलब इंडिजिनस जो बोलते हैं, जो इंडिजिनस ट्री स्पेसीज पहले तो हुआ करते थे, उन्हीं पे जोर दिया। तो क्योंकि वो इस एरिया के लिए, जो एरिया में पुराने वर्किंग साइकिल को ध्यान में रखते हुए जो जो स्पेसीज यहाँ पलते थे पुराने ज़माने में, उसी स्पेसीज के इंडिजिनस स्पेसीज बोलते हैं, उसी स्पेसीज के ऊपर दम दिया। और इसमें 2 किलोमीटर नदी के बीच से 2 किलोमीटर दोनों तरफ, और इनके उपनदियों के 1 किलोमीटर दोनों तरफ, वो उसको कॉरिडोर बना के एक 3 इकोसिस्टम्स है, एक एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम, थर्ड इज अर्बन इकोसिस्टम। ये 3 इकोसिस्टम में जंगलात इकोसिस्टम मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कैसा इंप्रूवमेंट करना चाहिए, और ये एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में थोड़ा बहुत उनको एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स में लाना है। और तीसरा जो अर्बन इकोसिस्टम है, इसमें जैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलके कैसा ट्री ग्रोथ कैसा कर सकते हैं, उसका भी मॉडल्स बनाए। कुल मिला के हमने चारों स्टेट में मिला के 51 मतलब 51 फॉरेस्ट इंटरवेंशन मॉडल्स बनाए। और इसके साथ जो चीज़ है, एक तो फॉरेस्ट इंटरवेंशन मॉडल्स जिसका रिस्टोर हैबिटेट रिस्टोर करने के लिए, और वाटर लॉस मिनिमाइज करने के लिए सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर जहाँ भी चाहिए वो भी हमने सजेस्ट किया है। राव साहब, आपने बताया कि सहायक नदियों का बहुत योगदान होता है, मुख्य नदी जीवित रहे, उसमें अविरल पानी बहता रहे। तो नर्मदा की सहायक जो नदियां हैं उनके लिए कितना ध्यान है इस DPR में? उनमें भी इतना ही ध्यान है, क्योंकि इनको नदी को फीड करने वाले उपनदियां होते हैं। सो सारे नदियां जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं, मतलब 18 उपनदियां लेफ्ट साइड और राइट साइड जो आते हैं उनके, उनसे 18 मेन उपनदियों का भी ध्यान रखा गया। उसमें 1 किलोमीटर मतलब नदी का बीच से
दोनों किनारे तरफ 1 किलोमीटर का दायरा रखा गया, क्योंकि ये जो नर्मदा नदी है एक गोर्ज में बहता है, मतलब एक वैली टाइप में बहता है। तो 2 किलोमीटर नदी की मेन नर्मदा नदी के दोनों तरफ और 1 किलोमीटर जो उपनदियों के दोनों तरफ क्या कर सकते हैं उनका हम किया गया था। और जो फार्मर्स फील्ड में फार्मर्स, क्योंकि वो फॉरेस्ट्रीज को अपने इसमें वैसी पसंद नहीं करेंगे, तो उनके लिए हमने एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स में NTFP मतलब वैल्यू चेन मॉडल्स भी डेवलप किया, ताकि उनको रिप्लेस भी करना पड़े जो वो कर रहे क्रॉप्स में, तो ज्यादा नुकसान ना हो। और वो गरीब किसान है उनके लिए हम लोगों ने इसमें एक इंसेंटिव देने के लिए हमने एक वो भी प्रावधान इसमें रखा है। डॉक्टर साहब, जो ये योजना है आपकी अभी कहाँ तक पहुंची है? क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है? नहीं, इस योजना का DPR तो सबमिट हो चुके हैं। DPR का विमोचन माननीय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मंत्री भूपेंद्र यादव जी और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और अश्विनी कुमार जी जो चौबे जी जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है, इन तीनों ने मिलकर इनका सारे 13 नदियों का DPR इन्होंने विमोचन कर दिया। 14 मार्च 2022 में इनको विमोचन कर दिया और इन पे फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं कि इनको फील्ड लेवल पे कैसा लिया जा सकता है और कहाँ से फंड्स अलॉट हो जाएगा। इसमें और थोड़ा चर्चा चल रही है। एक बार ये फाइन ट्यून हो जाएगा जैसा फील्ड लेवल पे कैसा ले जाना है इसको, इस पे अभी चर्चा अभी चल रहा है कि ये कब इम्प्लीमेंट होगा फील्ड में, या अभी टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब, आप विशेषज्ञ हैं, क्या समझते हैं यदि योजना पूरी तरह से लागू हो गई और सफल हुई तो देश की इन 13 नदियों का रूप बदल जाएगा? नहीं, इसमें मेरा ये कहना है कि हम तो मॉडल तो प्रपोज किए हैं, वो मॉडल्स में फिर पब्लिक का भागीदारी भी जरूरी है, क्योंकि पब्लिक भी नदियों को अपनाए, ताकि उनका तरफ से भी सारे सोसाइटी, मतलब एक प्लानर्स ही नहीं है, साइंटिस्ट ही नहीं है, NGOs नहीं है, सारे पब्लिक अपना योगदान निभाए और ये मॉडल्स को अपने भी योगदान से इनको इम्प्लीमेंट करने में सहयोग दे, तब जरूर इसमें तो बदलाव तो आएगा ही। धन्यवाद। स्वरांश सौजन्य दिनेश के नामदेव, आकाशवाणी जबलपुर। जीवन के कुछ कटु तथ्य ऐसे हैं जिन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते, अनसुना तो बिल्कुल ही नहीं। एक और अप्रैल में हम इंटरनेशनल नॉइस अवेयरनेस डे पर ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों को रेखांकित करते हैं। दूसरे छोर पर इसी माह आता है वर्ल्ड डे फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड। इसी रविवार को मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री ने उन व्यक्तियों का मार्मिक जिक्र किया जो न तो बोल सकते हैं न सुन सकते हैं। उनके लिए कम्युनिकेशन, आपसी संवाद का जरिया है साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, जिस पर अनुसंधान चल रहा है। इधर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ही संस्था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग इस दिशा में उत्कृष्ट चिकित्सीय अनुसंधान कर रही है। मैसूरू चलते हैं और मिलाते हैं वहां के डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियोलॉजी के प्रमुख डॉक्टर प्रवीण कुमार से। अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान भारत सरकार के परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। यह संस्थान गत 57 वर्षों से संप्रेषण विकार वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए कार्यरत है। यहाँ 11 विभाग, 5 क्लिनिकल, 5 रिसर्च और 2 आउटरीच सर्विस सेंटर है। अभी कुछ दिन पहले सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सेंटर्स का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जिसमें सभी अनुभवी विशेषज्ञों के द्वारा कम्युनिकेशन डिसऑर्डर से संबंधित हर तरह की निदान का कार्य किया जाता है तथा यह संस्थान विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा श्रेष्ठता का केंद्र माना गया है। आप जैसा कि जानते हैं, कान की जो संरचना है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं मददगार है, इसके साथ साथ हमें बैलेंस करने में भी मदद करता है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे वयस्क, ऐसे बुजुर्ग जिनको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो, चक्कर आता हो, ऐसे लोगों के लिए भी हमारे यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट और मैनेजमेंट की सुविधा है।
इसके अलावा कुछ जो ट्रांसलेशनल रिसर्च हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल रिसर्च हैं, जैसे कि ब्रेन मैपिंग, और उसमें हम खास करके अनुभूति और श्रवण हानि में ब्रेन मैपिंग, ऑडियो विजुअल इंटीग्रेशंस, जेनेटिक बेस्ड हियरिंग लॉस जैसे कुछ क्षेत्र हैं जिसमें हमारा संस्थान काफ़ी अग्रसर होकर काम कर रहा है। कॉकलियर इम्प्लांट्स पे भारत सरकार काफ़ी अग्रसर होकर काम कर रही है। कॉकलियर इम्प्लांट्स जो है, इसके लिए जो है पहले सर्जरी करके ईएनटी सर्जन कुछ डिवाइस जो है वो कान के अंदर लगानी पड़ती है, कुछ इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बाहर लगे होते हैं, और ये सर्जरी होने के बाद ऐसे बच्चे, ऐसे बुजुर्ग और वयस्क, उनको फिर बातों को समझने और सीखने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये एक टीम वर्क है जहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट, ईएनटी सर्जन्स, ये दोनों एक साथ मिलकर और भी कुछ प्रोफेशनल्स जो है इसके कैंडिडेसी में, इनके हैबिलिटेशंस में एक सक्सेसफुल प्रोसेस में मददगार होते। और इस दिशा में हमारा संस्थान अभी कुछ अनुसंधान कर रहे हैं जहाँ पे वो ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि मस्तिष्क में कॉर्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से हो रहा है ऐसे बच्चों में जो कम उम्र में कॉकलियर इम्प्लांटेशन कराया है, उम्र थोड़ी ज़्यादा होने के बाद इम्प्लांटेशन कराया है, या फिर नहीं कराया है। और इसकी संधान से हमें ये पता चल पाएगा कि ये जो डिवाइस है, ये जो तकनीक है, इससे कितना हद तक हम अपने समाज में लोगों के बीच फ़ायदा पहुंचा पाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी डिज़ार्डर्स हैं, ऑडियो वेस्टिबुलर डिज़ार्डर्स। आप जानते हैं कि मधुमेह की बीमारी काफ़ी कॉमन है, तो हमारा संस्थान ऐसे मरीज़ जो मधुमेह से ग्रसित है, उसमें कान की सुनने की समस्या, चक्कर आने की समस्या, समझने की समस्या कितनी प्रतिशत है, उस पर भी काफ़ी रिसर्च किया है। इसके साथ साथ आज के युवा आप देखेंगे टेक्नोलॉजी पे काफ़ी डिपेंडेंट हैं। वो हमेशा हेडफोन्स, ईयरफोन्स, मोबाइल, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते रहते हैं। तो हमारा संस्थान ऐसे व्यक्ति पे भी अनुसंधान करके देखने का प्रयास किया है कि कहीं अत्यधिक इन सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के यूज करने से इनके कान पे कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ा है, जिसको हम लोग म्यूजिक इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। और ऐसा पाया गया है कि 70% जो व्यक्ति हैं वो इनके एक्सेसिव यूज करने से, ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करने से उनके कान में सुनने की जो हाई फ्रिक्वेंसीज में समस्या है वो थोड़ी बहुत देखी गई है। उसके अलावा हेडेक, इरिटेशंस, ईयर पेन, रेडनेस, ये सब टेम्पररी इफ़ेक्ट भी ऑब्जर्व किया गया है। इसके साथ साथ मैं आज बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों में से किसी को कान से सुनने से संबंधित और कम्युनिकेशन डिज़ार्डर से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.aishmysore.in और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारे विशेषज्ञ की सलाह की ज़रूरत है तो आप उनका भी सलाह का डिटेल्स हमारे वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। स्वरांश सौजन्य दिवाकर हेगड़े, आकाशवाणी मैसूरू। इस माह के कुछ दिन हमारे विज्ञान और स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष हैं। निरंतर राष्ट्र निर्माण के परिप्रेक्ष्य में अभियंता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, अल्जाइमर्स डे और वर्ल्ड हार्ट डे हमारी सामूहिक वैज्ञानिक चेतना को मानो ललकारते हैं, खासतौर से जागरूकता के साथ साथ अनुसंधान कार्य में उत्कृष्टता का संदेश देते हुए। समय का ये पड़ाव देश की कुछ अहम विज्ञान विभूतियों के जीवन चक्र के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर शंकर पुरुषोत्तम अघारकर, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर आशमा चैटर्जी, डॉक्टर सतीश धवन और डॉक्टर राजा रमन्ना के अतुलनीय योगदान को विज्ञान भारती का नमन। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दें। नमस्कार।